रमेश, अब उठ भी जाओ। यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? सतीश ने पूछा। उठ रहा हूं। इतना कहकर रमेश फिर से करवट बदल कर सो गया। सतीश अखबार को एक तरफ फेंकते हुए तेजी से बढ़ा और रमेश को तकरीबन झकझोरते हुए चीख पड़ा, यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रात भर क्या करते रहते हो? ठीक है सतीश भाई, आप नाश्ता तैयार करो, तब तक मैं तैयार होता हूँ। रमेश अंगड़ाई लेता हुआ बोला और जल्दी से बाथरूम की तरफ लपका। आधा घंटे के अंदर ही सतीश ने नाश्ता तैयार कर लिया। रमेश भी फ्रेश होकर तैयार था। यार सतीश, जल्दी से नाश्ता करके क्लास के लिए चलो। हाँ, मेरी वजह से ही देर हो रही है जैसे, सतीश ने तंज मारा। सतीश की झल्लाहट देख रमेश को हंसी आ गई। अच्छा, ठीक है। कोई खास खबर? रमेश ने सतीश की तरफ सवाल उछाला। सतीश ने कहा, अब नेता लोग दलितों के घरों में जाकर भोजन करने लगे हैं। क्या बोल रहा है यार? क्या यह सच है? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। कहकर सतीश लंबी सांस छोड़ते हुए खामोश हो गया, मानो यादों के झरोखों में जाने लगा हो। कमरे में एक अनजानी सी खामोशी पसर गई। नाश्ता जल्दी खत्म करो, कहकर रमेश ने शांति भंग की। अब नेताओं के बीच दलितों के घरों में भोजन करने के लिए रिकॉर्ड बनाए जाने लगे हैं। वक्त वक्त की बात है। पहले दलितों के घर भोजन करना तो दूर की बात थी, उनको सुबह देखने से ही सारा दिन मनहूस हो जाता था। लेकिन राजनीति बड़े बड़ों को घुटनों पर झुका देती है। भाई, आपको क्या लगता है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है या महज दिखावा है? ये सारे हथकंडे सिर्फ हम लोगों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए हो रहे हैं। इन्हें दलितों से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी है तो बस वोट के लिए। सतीश रमेश को रोकते हुए बोला, यार, हमेशा उल्टी बातें ही क्यों सोचते हो? अब वक्त बदल रहा है। समाज अब पहले से ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया है, इसलिए बड़े बड़े नेता दलितों के यहाँ जाते हैं, न कि सिर्फ वोट के लिए, समझे? मैं तो समझ ही रहा हूँ, आप क्यों ऐसे नेताओं का पक्ष ले रहे हो। चुनाव खत्म तो दलितों के यहाँ खाने का रिवाज भी खत्म। फिर जब वोट की भूख होगी, खुद ही थाली में प्रकट हो जाएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सतीश बात को बीच में काटते हुए बोला, सुन रमेश, मुझे कल सुबह की ट्रेन से गांव जाना है। क्यों? अचानक से कौन सा ऐसा काम पड़ गया जो कल जाने की बात कर रहा है? घर पर सब ठीक तो है ना? रमेश ने सवाल दागे। हाँ, सब ठीक है। बात यह है कि गांव के बरमाजी के यहाँ 13वीं है, तो जाना जरूरी है। रमेश बोला। सतीश, ये वही बरमाजी है जो नेतागिरी करते हैं। सही पकड़े रमेश बाबू। मजाकिया अंदाज में सतीश ने हंसकर सिर हिलाया। अगले दिन सतीश अपने गांव पहुंच गया। उसे देखते ही मां ने गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। मां, पिताजी कहाँ हैं? वे घर पर दिख नहीं रहे। अरे, वे तो बरमाजी के यहाँ काम करने गए हैं, सुबह के ही निकले हैं, अब तक कोई अता पता नहीं है। क्या पता कुछ खाने को मिला भी है कि नहीं। अरे माँ, क्यों परेशान हो रही हो? पिताजी कोई छोटे बच्चे थोड़ी है जो अभी भूखे होंगे। फिर बरमाजी तो पिताजी को बहुत मानते हैं। अब उनकी टेंशन छोड़ो और मेरी फिक्र करो। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। थोड़ी देर बाद माँ ने बड़े ही प्यार से सतीश को खाना खिलाया। खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद सतीश भी बरमाजी के यहाँ पिताजी का हाथ बंटाने के लिए चल पड़ा। तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद गांव के किनारे मैदान में बड़ा सा पंडाल दिख गया, जहां पर तेजी के साथ काम चल रहा था। पास जाकर देखा तो पिताजी मजदूरों को जल्दी जल्दी काम करने का निर्देश दे रहे थे। तभी पिताजी की नजर सतीश पर पड़ी। सतीश ने जल्दी से पिताजी के पैर छू लिए। पिताजी ने
सतीश से हालचाल पूछा। बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हें रहने खाने की कोई तकलीफ तो नहीं है? सतीश ने कहा। बाबूजी, मेरी फिक्र छोड़िए, यह बताइए कि आपकी तबीयत अब कैसी है? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सतीश ने इधर-उधर देखकर पूछा। सारा काम हो ही गया है, बस 1-1.5 घंटे का काम बचा है। इस पर पिता सोमनाथ ने हामी भरी। इसके बाद दोनों घर की तरफ चल पड़े। रात को 8 बजे के बाद सतीश घर आया तो माँ ने पूछा, अभी तक कहाँ था? कब से तेरे बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। अरे माँ, अब क्या बताऊं? भोलू के घर की तरफ चला गया था। वहां रमेश, जीतू, राजन भी आ गए तो बातों के आगे वक्त का पता ही नहीं चला। माँ बोली, खैर कोई बात नहीं, अब जल्दी से बर्माजी के यहाँ जाकर भोजन कर आ। कुछ ही देर में भोलू के घर पहुंचकर सतीश ने उसे आवाज लगाई। भोलू जोर से चिल्लाया, रुकना भैया, अभी आया, बस 1 मिनट। 5 मिनट बाद भोलू हांफता हुआ आया तो सतीश ने कहा, क्या यार, मेकअप कर रहा था क्या, जो इतना समय लगा दिया? भोलू सांस छोड़ते हुए बोला, सतीश भाई, वह क्या है कि छोली कटोरी नहीं मिल रही थी। तू तो जानता है कि मुझे रायता कितना पसंद है, तो कटोरी का क्या काम है? सतीश ने अचरज से पूछा। भोलू थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, सतीश, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम लोग हमेशा से ही ऊंची जाति वालों के यहाँ घर से ही अपने बर्तन लेकर जाते हैं, तभी खाने को मिलता है। हाँ, पता है, लेकिन अब ये पुरानी बातें हो गई है। अब तो हर पार्टी के बड़े बड़े नेता भी दलितों के यहाँ जाकर खाना खाते हैं। भोलू ने बताया, ऊंची जाति के लोगों के लिए पूजा और भोजन का इंतजाम बड़े पंडाल में है, ताकि छोटी जाति वालों को पूजा पाठ की जगह से दूर बैठाकर खाना खिलाया जा सके, जिससे भगवान और ऊंची जाति वालों का धर्म खराब न हो। दलितों को खाना अलग दूर बैठाकर खिलाया ही जाता है। इस पर यह शर्त होती है कि दलित अपने बर्तन घरों से लाएं, जिससे उनके जूठे बर्तन धोने का पाप ऊंची जाति वालों को न लगे। इतना कहने के बाद भोलू चुप हो गया। लेकिन सतीश की बाहें फड़कने लगी। आखिर इन लोगों ने हमें समझ क्या रखा है? क्या हम इंसान नहीं हैं? सुन भोलू, मैं तो इस बेइज्जती के साथ खाना नहीं खाऊंगा, चाहे जो हो जाए। सतीश की तेज आवाज सुनकर वहां कई लोग जमा होने लगे। क्या बात है? क्यों गुस्सा कर रहे हो? एक ने पूछा। अरे चाचा, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आखिर हम लोग कब तक ऊंची जातियों के लोगों के जूते को सिर पर रख कर ढोते रहेंगे? क्या हम इंसान नहीं हैं? आखिर कब तक हम उनकी जूठन पर जीते रहेंगे? यह भीड़ यहाँ पर क्यों इकट्ठा है? यह सब क्या हो रहा है? पिता सोमनाथ ने भीड़ को चीरते हुए सतीश से पूछा। इससे पहले सतीश कुछ बोल पाता, बगल में खड़े चाचाजी बोल पड़े, सोम भैया, तुमने सतीश को कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा दिया है। जो दुनिया उलटने की बात कर रहा है, इसे जरा भी लाज नहीं आई कि जिनके बारे में यह बुरा-भला कह रहा है, वही हमारे भाग्य विधाता है। अरे, जो कुछ हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखा है, वही तो हम लोग कर रहे हैं। चाचाजी, सतीश चीखा, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, जो आप लोग समझना नहीं चाहते। क्या आपको पता है कि ये ऊंची जाति के लोगों ने खुद ही इस तरह की बातें गढ़ ली हैं? जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसका कोई धर्म या मजहब नहीं होता। वह माँ के पेट से कोई मजहब या काम सीख कर नहीं आता। सुनिए चाचाजी, जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो वे सब आजाद होते हैं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि धर्म के ठेकेदार अपने फायदे के लिए लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर बांट देते हैं। क्या आप लोगों को नहीं पता कि मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया है? अगर वे भी यह सोच लेते कि दलित शूद्रों का पढ़ना मना है, तो क्या मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता?
इसी छुआछूत को मिटाने के लिए कई पढ़े लिखे जागरूक दलितों ने कितने कष्ट उठाए। अगर वे पढ़े लिखे नहीं होते तो क्यों उन्हें संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी जाती? एक आदमी ने कहा, अरे सतीश, तू तो पढ़ा लिखा है, मगर हम तो जमाने से यही देखते चले आ रहे हैं कि भोज में बर्तन अपने घर से लेकर जाने पड़ते हैं। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। नहीं दादा, हमसे यह न होगा। जिसे खाना खिलाना होगा वह हमें भी अपने साथ इज्जत से खिलाए, वरना हम किसी के खाने के भूखे नहीं हैं। अब बहुत हो गया जुल्म बर्दाश्त करते करते, मैं इस तरह से खाना नहीं खाऊंगा। सतीश की बातों से भोलू को जोश आ गया। उसने भी अपने बर्तन फेंक दिए। इससे हुआ यह कि गांव के ज्यादातर दलितों ने इस तरह से खाने का बहिष्कार कर दिया। बर्माजी, गजब हो गया, एक आदमी बोला। क्या हुआ? क्या बात है? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। बस्ती के सारे दलित बिना खाना खाए वापस अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। बर्माजी ने जल्दी से दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए ही वे आवाज लगाने लगे, अरे क्या हुआ? क्या कोई बात हो गई है? आप लोग रुकिए। तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। अब बर्माजी को कोई क्या जवाब दे। देखिए बर्माजी, सतीश बोला, हम सब आप लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं। अरे सतीश, यह भी कोई कहने की बात है? बर्माजी ने बीच में ही सतीश को टोका। बात यह है कि अब से हम लोग इस तरह आप लोगों के यहाँ किसी भी तरह का भोजन नहीं किया करेंगे, क्योंकि हमारी भी इज्जत है। हम भी आपकी तरह इंसान हैं, तो आप हमारे लिए अलग से क्यों कायदे कानून बना रखे हैं? जब वोट लेना होता है तो आप लोग ही दलितों के यहाँ खाने को लेकर होड़ मचाए रहते हैं। जब चुनाव हो जाता है तो दलित फिर से दलित हो जाता है। बर्माजी को कोई जवाब नहीं सूझा। वे चुपचाप अपना सा मुंह लटकाए वहीं खड़े रहे। आखिर में बर्माजी को सभी दलितों को अपने लोगों के साथ बैठाकर भोजन कराने पारा और सभी को आदर पूर्वक विदा किया।